Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about classification, diagnostic evaluation, clinical manifestation and management. Guys, हमने पार्ट वन जिसमें इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी और क्लासिफिकेशन का आधा पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन में लास्ट पॉइंट बच गया था, जिसमें से फर्स्ट लास्ट में बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंजरी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्क्लूजन, कॉन्टूजन और इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉन्क्लूजन क्या होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी होती है कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ब्रेन और जो स्कल होता है इसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वही होता है कि फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल किसकी वजह से होता है? या तो वायलेंस की वजह से, किसी ने जोर से शेकिंग कर दी हो, शेकिंग की वजह, शेकिंग ऑफ ब्रेन। ओके, देन सेकेंड इज कॉन्टूजन। कॉन्टूजन क्या होता है? कॉन्टूजन सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लंट सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, या तो नाइफ सर के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और वहाँ पे टियरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व इंजरी, जैसे कि किसी ने नाइफ से इंजरी कर दी, या स्टेब इंजरी। स्टेब इंजरी में क्या किया कि या कोई कुल्हाड़ी फंसा देते हैं सेल में, तो उसकी वजह से क्या होती है कि वहाँ पे ब्रेन जो सेल होती है वो स्वेल्ड हो जाती है, और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है, और नर्व जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके ये क्या होता है, एक सीवियर फॉर्म ऑफ हेड इंजरी होती है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहेगा। एंड देन थर्ड इज इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, इंट्रा यानी इनसाइड द स्कल, क्रेनियम का मतलब होता है स्कल, एंड हिमेटोमा क्या होता है कि जो क्लोट फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर ब्लीडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोमा। इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, इसमें क्या बोला है कि ब्लीडिंग इनटू द स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग, स्कल के अंदर ब्लीडिंग होगी ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द स्किन। जो भी इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा जो होगा वो क्या होगा, स्कल के इनसाइड ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से हेमेटोमा फॉर्म हो जाएगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबड्यूरल हेमेटोमा और एपिड्यूरल हेमेटोमा और इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा। जिसमें सबड्यूरल, जैसे कि ब्रेन की जो लेयर्स होती है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले अपन ने पढ़ा है। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, स्कल। एंड देन क्या होता है, सबसे पहले कौन सी होती है, स्कल। स्कल के ऊपर क्या होता है, स्कार्प होता है, ठीक है। उसके बाद मेनिंजेस से स्टार्ट हो जाती है। मेनिंजेस में पहला कौन सी होती है, ड्यूरामीटर, पायामीटर और एक अरकनोइड मीटर। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो पायामीटर, अब इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर क्या होती है कि जो स्कल के पास वाली लेयर होती है, ड्यूरामीटर स्कल के पास वाली लेयर होती है, इसमें क्या होता है कि जो क्रेनियम बोन होती है, क्रेनियम बोन के साथ साथ कुछ पार्ट ऑफ ड्यूरामीटर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग जो आगे फर्दर मूव करके क्या बनेगी, हेमेटोमा बना देगी। तो उसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। सेकेंड है एपिड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ड्यूरामीटर होते हैं इसकी क्या होती है, कुछ पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल हेमेटोमा में क्या होता है कि जो ड्यूरामीटर होते हैं, ड्यूरामीटर का जो अपर वाला पार्ट होता है वो होती इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा, इसका मतलब क्या होता है कि जो पेरेन्काइमल का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेन की जो मेन सेल होती है, मतलब जो न्यूरॉन्स होती है, उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा बोलेंगे जिसको, ठीक है। देन अब डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो ड्यू टू इटियोलॉजी जो कि अपन ने प्रीवियसली पढ़ लिए। एंड देन क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि इफ़ ब्रेन सफर्स ट्रॉमेटिक इंजरी, अब ब्रेन को कई ट्रोमा की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग की वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू ब्लीडिंग और कंप्रेशन। अब जो ब्लीडिंग होगी वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी, हेमेटोमा में। तो अभी जो हेमेटोमा जो रहता है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है स्कल को कंप्रेस करेगा, और ब्रेन की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है उसको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स को भी ये कंप्रेस करेगा साथ में। तो जो ब्लड वेसल्स रहती है उसको कंप्रेस करने की वजह से जो पेरेन्काइमल सेल ऑफ द ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम होगा तो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा,
जाएगा फर्स्टली, एंड देन ये अगर कंटिन्यूस हुआ तो क्या हो गया, इस्चीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इस्चीमिया कंटिन्यूस रहा तो क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन में। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ब्रेन जो सेल्स होती है वो डेड हो गई है। तब ड्यू टू डिक्री, अब ये कंटिन्यूस चलेगा, डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो अगर कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, और आफ्टर ऑल डेथ हो जाएगी अगर कंटिन्यूस रहा तो। ये हो गई अपनी पैथोफिजियोलॉजी। एंड देन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे। सबसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिकल सिम्टम अलग होते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं और इमोशनल सिम्टम होते हैं। सबसे पहले फिजिकल सिम्टम देख लेंगे। तो फिजिकल सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, हेड इंजरी हुई। तो हेड इंजरी में जो मसल्स होती है वहाँ की क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हेड इंजरी देखने को मिलेगी। ये माइल्ड हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट जाएगा, मॉडरेट टू वर्स भी हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग होगा, अगर ये कीमोटैक्टिक जोन को इसने अफेक्ट किया है तो नोजिया वोमिटिंग के चांसेस भी देखने को मिलेंगे। डिजीनेस रहेगा, फटीग रहेगा पेशेंट, ब्लड विजन रहेगा, क्योंकि अगर ये ब्लड विजन तब करेगा जब ऑक्सीपिटल एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, या फिर जो पाथवे ऑफ ऑप्टिक न्यूरॉन्स का जो पाथवे होता है अगर वो अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से भी ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, क्लियर फ्लूइड लीक्स फ्रॉम दी नोज एंड ईयर। ये भी क्लियर फ्लूइड क्या होता है, ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होता है वो क्या हो जाता है, लीक होने लग जाता है। अगर जो वेंट्रिकल जिसके अंदर वो फ्लो करता है, अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का डैमेज हो जाता है तो वो नोज और ईयर्स के थ्रू आउटसाइड द ब्रेन लीक होने लग जाएगा। सीजर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हेमाटोमा फॉर्म होता है। जो हेमाटोमा जो रहता है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है नर्व सेल्स को, तो सिग्नल सही से पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सीजर्स देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस सेरिब्रल हाइपोक्सिया रहेगा तो उसकी वजह से क्या, सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, स्टीमिया, वो स्टीमिया जो रहता है इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ब्रेन सेल ही लाइफ फॉर्म में नहीं रहेगी और वो डेड हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पुअर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, अगर सेरिब्रल पार्ट को अफेक्ट किया है तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस जो रहेगी पेशेंट में धीरे अफेक्ट होगी। एंड देन देखते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो कॉग्निटिव सिम्टम में कन्फ्यूज़न रहेगा, पेशेंट को डिसोरिएंटेशन रहेगा, कन्फ्यूज़न डिसोरिएंटेशन, मेमोरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेंटल फॉग देखने को मिलेगा, ट्रबल इन स्पीकिंग अगर ब्रोकास एरिया को अफेक्ट किया तो स्पीकिंग ट्रबल देखने को मिलेगी, पुअर जजमेंट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम में क्या होगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगी, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन रहेगी, और पर्सनालिटी चेंजेस भी हो सकते हैं। देन अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, कैसे डायग्नोस करेंगे डिसीज़ को। तो सबसे पहले डिस्टर्बेंसेस इन कॉन्शियसनेस इसमें क्या हो जाएगी, पर्सन की डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसके थ्रू इसको डायग्नोस करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग में देखेंगे कि प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री देखेंगे और मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसके अंदर कहाँ गिरा, कैसे गिरा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या फिर फॉल फ्रॉम हाइट्स था, या फिर किस वजह से हुआ, या स्पोर्ट्स इंजरी, या फिर प्रीवियसली कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, कौन सी ड्रग्स ले रहा है, ये सारी हिस्ट्री अपन लेंगे पेशेंट से। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली किसके ऊपर फोकस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे पेशेंट के, और फिर क्या करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू उसकी क्या कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, कितना कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस तो नहीं है, इन चीज़ों को। एंड देन सिटी स्कैन करेंगे। सिटी स्कैन जो होता है क्या है, फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि एक्यूट इंजरी के अंदर होता है। इसके अंदर देखते हैं सिवियरिटी ऑफ हेड इंजरी को आइडेंटिफाई करते हैं। एमआरआई के अंदर देखते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी ज़्यादा तो नहीं हुई, इन चीज़ों को। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के जो साइकोलॉजिकल जो मतलब मेंटल स्टेटस ऑफ पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका कॉग्निशन और ये कितना अफेक्ट हुआ है। ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्टिंग करेंगे, जिसके अगर पेशेंट सीजर से सस्पेक्टेड है। एक्सरे करेंगे। एक्सरे किस कंडीशन में करेंगे, अगर डिप्रेस्ड क्रेनियम होती है तो डिप्रेस्ड क्रेनियम की कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए करते हैं कि ये ब्रेन के कितने पार्ट को इसने अफेक्ट किया है।
अब देखते हैं मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकली उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे कि अपनी हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी की वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी जो रहती है वो भी अपनी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक या प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट या फिर कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो, तो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड थेरेपी क्यों देंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेरिब्रल एडिमा हो रहा है। तो सेरिब्रल एडिमा जो होता है फर्दर क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है जो ब्लड वेसल्स होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्दर जो कंडीशन है वो सीवियर होती जा रही है। तो स्वेलिंग जो से एडिमा होता है उसको रोकने के लिए क्या देंगे अपन, स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि डेक्सामेथासोन देंगे टू रिड्यूस सेरिब्रल हाइपोक्सिया। क्यों, क्योंकि एडिमा जो रहता है, एडिमा की वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे अपन, डेक्सामेथासोन। इसके अलावा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को। अगर जो अपना पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा अगर वो अफेक्टेड होता है, तो वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटी होती है अपनी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी टाइप का डैमेज हो गया तो क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अफेक्ट होगी। तो उससे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, जो रेस्पिरेशन डिप्रेशन में ना जाए पेशेंट, इसके लिए क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव वेंटिलेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। मैनिटोल प्रोवाइड करेंगे। मैनिटोल क्योंकि अपनी जो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, या तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से बढ़ जाएगा या फिर किसी भी हिमेटोमा की वजह से बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, और ईडिमा की वजह से भी हो जाएगा। तो ईडिमा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इनका लेवल कम करने के लिए क्या देंगे अपन, मैनिटोल देंगे। क्योंकि अगर इनका लेवल कम रहेगा तो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हेड को एलिवेट करके रखेंगे, क्योंकि हेड को अगर एलिवेट करके रखा तो क्या होगा, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द स्पाइन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लेवल जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देंगे। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देंगे क्योंकि पेशेंट को क्या आ रहे हैं, सीजर आ रहे। अगर सीजर्स आते हैं तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देंगे, क्योंकि हेड इंजरी के मैक्सिमम पेशेंट में सीजर्स की कंडीशन देखी जाती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो रहता है अधिकतर वो अनकॉन्शियस रहता है और उनको राइस ट्यूब फीडिंग पे रहते हैं। तो वहाँ पे भी उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या करना है, अपन को मेंटेन करना है। बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक देंगे। एनाल्जेसिक क्या होता है, पेशेंट को हेडेक होता है, हेडेक होने की वजह से और बॉडी में अगर अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे क्या होगा, टिंगलिंग विद सेंसेशन और नमनेस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है उसको, तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। और अगर पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर मेडिकली कोई पेशेंट अपन से हैंडल नहीं हो रहा है, अगर हेड इंजरी का पेशेंट है, मेडिकली वो हैंडल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। बिकॉज जो हिमेटोमा जो होता है वो क्या होता है, वो आगे फर्दर कंप्रेशन करेगा और ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। अगर ब्लड फ्लो अफेक्ट हुआ तो क्या होगा, ब्रेन सेल्स जो रहती है वो डेड होने लग जाए, इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो अपन क्या करेंगे, जो इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा होता है उसको इवाकुएट करेंगे, या उसको बाहर करेंगे, या फिर उसको निकालेंगे। इसके अलावा ब्लड क्लॉट इवाकुएट टू रिड्यूस फर्दर डैमेज को रिड्यूस करने के लिए जो भी क्लॉट बने हुए, हिमेटोमा बना हुआ, उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। क्रेनेक्टोमी करेंगे। क्रेनेक्टोमी क्यों करते हैं, ताकि हिमेटोमा जो रहता है वो कंप्रेशन ना करे। अगर कंप्रेशन करेगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने देगा। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, दो चीज़ों को अपनाएंगे। एक तो डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टोमी होती है। डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टोमी में क्या होता है कि अपनी जो क्रेनियम बोन होती है, अब मान लो कि ब्रेन के इस पार्ट में क्या हुआ, हेमेटोमा बन गया। हेमेटोमा बनने की वजह से क्या हुआ कि ये प्रेशर करेगा, ये क्रेनियम के ऊपर भी प्रेशर करेगा और जो ब्रेन सेल्स होती है उसके ऊपर भी प्रेशर डालेगा। अब क्रेनियम तो बोन होती है, हार्ड टिश्यू होता है, तो हार्ड टिश्यू होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर उसकी जगह यहाँ पे ना डाल के वो क्या करेगा, जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसकी तरफ मूव करेगा। अगर सॉफ्ट टिश्यू की तरफ मूव किया तो वहाँ पे कंप्रेशन करेगा, और कंप्रेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लड के जो अपना ब्रेन होता है उसका क्या होगा, जो फंक्शनिंग होगी वो अल्टर्ड होगी।
अगर इसकी फंक्शनिंग अल्टर्ड हुई तो क्या होगा, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो क्रेनियम बोन होती है उसको हटाते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, क्रेनियम बोन को हटाकर जो भी ब्लड क्लॉट है या फिर जो हेमेटोमा उसको इवाकुएट कर लेंगे या बाहर कर देंगे। और वापस जो क्रेनियम बोन होते हैं उसको क्या करते हैं, बॉडी के ही किसी पार्ट में, जैसे कि एब्डोमेन में मैक्सिमम उसको रखा जाता है 4 to 6, जब तक की रिकवरी ना हो जाए तब तक रखा जाता है, एंड देन वापस से क्या कर देते हैं, उसकी जगह पर उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन को रिलीव किया अपन ने, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टोमी। एंड ईवीडी इंसर्शन टू ड्रेन CSF एंड मॉनिटर ICP। ये क्या होता है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज होता है। अभी जो वेंट्रिकल्स के अंदर कौन सा फ्लूइड बहता है, CSF रहता है, ठीक है, CSF फ्लो करता है। तो अपन को क्या करना है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो अपन एक EVD, एक टाइप का ड्रेनेज होता है जिसको क्या करते हैं, EVD जो एक शंट होता है, शंट टाइप का बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में जो ब्रेन होता है, ब्रेन से वो जो फ्लूइड रहता है CSF होता है, CSF को काय में डाल देते हैं, पेरिटोनियम में, मतलब बॉडी में ही कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो CSF का लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अभी हेड इंजरी के पेशेंट में भी CSF का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो अपन EVD एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज को इंसर्ट करेंगे ताकि जो भी CSF का लेवल हो वो मेंटेन रहे। और जो टाइम टू टाइम अपन मॉनिटर करते रहेंगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। बेरे होल्स करेंगे। बेरे होल्स कब करेंगे, जब इमरजेंसी डिकम्प्रेशन करना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, बेयर होल्स करेंगे। क्रेनेक्टोमी नॉट इमीडिएटली डन, इसमें उस कंडीशन में करेंगे जब क्रेनेक्टोमी अपन नहीं कर पा रहे हो और इमरजेंसी में पेशेंट आए जिसको डिकम्प्रेशन करना हो, उस कंडीशन में। वुंड डिब्राइटमेंट एंड रिपेयर करेंगे। जो भी वुंड हो गया वहाँ पे क्या करेंगे, डिब्राइट करेंगे। जो भी जो सेल नेक्रोटिक सेल होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, देन उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ लिया मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, एंड देन अब क्या किस पे फोकस करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट पे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के थ्रू अपन उसकी जो भी कंडीशन होती है उसको इवालुएट करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे, एंड देन क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस बनेगा इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एज एविडेंस बाय हेडेक, डिसओरिएंटेशन एंड डिजीनेस। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा। और ठीक है, फर्स्ट बन गया। सेकेंड बनेगा इन इफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू सीजर एज एविडेंस बाय अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेरिब्रल परफ्यूजन सही से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, सेरिब्रल एडिमा की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो ब्लड वेसल्स के कंप्रेस होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्लड जो भी परफ्यूजन होता है, ब्लड टिश्यू परफ्यूजन, वो नहीं हो पा रहा है। रिस्क ऑफ इम्बेलेंस बॉडी टेम्परेचर इम्बेलेंस हो सकता है अगर उसने हाइपोथैलेमस वाले या थैलेमस वाले पार्ट को क्या है, अफेक्ट किया है। रिलेटेड टू डैमेज इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है अपने ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस होता है। अगर हाइपोथैलेमस में किसी टाइप का डैमेज होता है तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट नहीं कर पाती है बॉडी। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। अब थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि जो थॉट वाला पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया या डैमेज हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस देखने को मिलेगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी और बेड रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एविडेंस बाय ब्लैकिश स्पॉट ऑन बैक साइड। और क्या होगा, जो भी अल्सर रहेंगे, बेड सोर या फिर अल्सर बनने के चांसेस भी रहेंगे, जिसकी वजह से अपनी जो स्किन की इंटीग्रिटी वो क्या हो, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। देन अब देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। तो असेस करेंगे फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस टू मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के थ्रू या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग और लेब वैल्यूज़। जो भी लेब वैल्यूज़ आती है उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो सक्शनिंग प्रोवाइड करेंगे अगर पेशेंट इमोबाइल है या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में एस्पिरेशन ना हो। पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को एवरी 2 आवरली, बिकॉज अगर एक ही पोजीशन में रहा तो क्या होगा, बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। तो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, अपन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड रेस्टिंग पीरियड और टू डिक्रीज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना है, रेस्टिंग पीरियड प्रोवाइड करवाना है। इनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग
अबाउट बॉडी इमेज। उसकी बॉडी इमेज कैसी है उसके बारे में पेशेंट को अपन एजुकेट करेंगे कि अपनी बॉडी इमेज के बारे में सारी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक हेड इंजरी ख़त्म हुआ। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को